सॉल्यूशन आप 5 साल में बना करके कहते हैं कि आप समाधान की आवश्यकता है, आज नक्सलाइट उसके समाधान की आवश्यकता है। जिस प्रकार गरीबों की जो चीज बात कर रहे हैं, आज गरीबों की बात कर रहे हैं, आपने जो कारण से आज गरीब हो रहे हैं, एक के बदले 10 साल लाने वाले थे, और आज आपकी हालात क्या है? आज एक सैनिक छीन ली, आज एक सैनिक की घरवाली, आज यदि वहां प्रकार का भय का वातावरण है, वहां के रोड नेटवर्क होते हैं, तो आज जो है भय का वातावरण है। एक सैनिक की पत्नी जो है खुदा जो है आबाद होता है, 56 इंच का 56 इंच के सीने की बात इस देश के प्रधानमंत्री किया करते थे। आज एक सैनिक की पत्नी ने 56 इंच की स्टोरी नरेंद्र मोदी जी के लिए बना करके उनको भेजी है। सैनिकों की पत्नियां किस प्रकार भयभीत है आपके प्रधानमंत्री महोदय के राज में? एक सैनिक की पत्नी, एक सैनिक की पत्नी का दर्द देखिए आपने कि आप इस एक सैनिक की पत्नी का दर्द देखिए आपकी, वो 56 इंच का जो भाषण नरेंद्र मोदी जी दिया करते थे, चलिए मुद्दे की तरफ लौटते हैं, एक सैनिक की मुद्दे की तरफ लौटते हैं, क्योंकि ये स्थितियां जो है पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं लगातार जिस तरीके से वो सीमा पर उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उनको लेकर तो भारत की सरकार लगातार कोशिशों में लगी हुई है और वैश्विक तौर पर भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिशों में भारत सरकार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी है वो ये श्रीलंका का जो ये दौरा है कितना इंपैक्टफुल होगा। महेश जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थितियां हैं, धार्मिक पर्यटन की बात प्रधानमंत्री ने कही और कोलंबो से वाराणसी के बीच में सीधी फ्लाइट भी शुरुआत करने की उन्होंने बात कही है। आखिर क्या लगता है, क्योंकि धार्मिक तौर पर देखें, पर्यटन के तौर पर देखें, हमारे दोनों देशों के अगर परंपराओं की तरफ देखें तो तमिल और जो श्रीलंकन जो सिंहली लोग हैं उनमें काफी कुछ जो है वो एका है और शायद लड़ाई का जो मसला है वो इसीलिए इन सारी चीजों को लेकर वहां पर है। जरूरत इस बात की है कि उसको हम किस तरीके से एनकेश करें, हम उनका धर्म और हमारा धर्म और हमारी जो संस्कृतियां मिलती जुलती हैं, हम उसको पूरी तरीके से शायद एनकेश नहीं कर पा रहे हैं, उसका फायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं, एक दूसरे देश की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए होता यह है कि दूर बैठा हुआ चीन जो है वो वहां पर नजरें बनाता है और वहां अपनी वर्चस्व को, अपने प्रभाव को वहां पर बढ़ाने की कोशिशों में लगता है और भारत जो है वहां विफल होता हुआ नजर आता है। महेश जी कैसे देखें इस मसले को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मामला पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका की अगर जो इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा पड़ोसी है, साथ साथ ही वहां हिंदू धर्म भी है, तो वहां बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं और बौद्ध धर्म भारत से ही गया है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और वैशाख पर्व वहां जो समारोह आयोजित किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री का जाना और ये घोषणा करना कि वाराणसी से कोलंबो की सीधी वायु सेवा शुरू की जाएगी। तो इन वहां सिर्फ दोनों जहां है जो विश्वनाथ बाबा के दर्शन करना चाहेंगे या गंगा में नहाना चाहेंगे तो वो एक तमिल जहां हिंदू संस्कृति वाले जो लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, उनके लिए भी लाभप्रद है। और वहीं मतलब जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, बौद्ध धर्म के उसे वाराणसी के पास में गया है, गया में बौद्ध गया है, उसके पास में वहां जाकर के वो अपनी साधना कर सकते हैं। और तो ये प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसके मायने अगर ये निकाले जाए तो एक जो हमारे जो धार्मिक समन्वय और मैत्री भाव का एक तरह से वो प्रतीक के रूप में वहां गए हैं, ये बताने के लिए, वो अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर करने के लिए कि हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे के हमारे दोनों की संस्कृतियों के तार दोनों देशों के जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा मूल, हमारा मतलब क्या था मकसद है। तो जब हम एक सिद्धांतों को माने, एक आस्थाओं को हम आज तक से हम जुड़े हुए हैं, तो हम ये देखें कि हम अपने परस्पर हित, चाहे वो भारत के हित हो चाहे वो श्रीलंका के हित, एक दूसरे के हितों का सम्मान करें। एक तो ये मैसेज जाता है। साथ साथ ही जब जो वन बेल्ट और वन रोड वाला जो सिद्धांत को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो हो रही है सेमिनार, वहां जाकर के वहां श्रीलंका भी उसमें शामिल हो रहा है। तो उसको श्रीलंका में जाकर के जो भी एक आवश्यक भारत की ओर से जो मैसेज जाना चाहिए वो एक कूटनीतिक के रूप में माना जा सकता है कि उस और भी कुछ श्रीलंका का जो है वो जो रुझान और भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उसमें वो कहां तक अपनी निरपेक्षता
निरपेक्षता, दोनों देशों के बीच की निरपेक्षता को वो अपना वहां मकसद दिखाने का भी होगा। चीन की पीछे जो है उसको आर्थिक एक बड़ी महाशक्ति बनने की एक जो है जो एक लगी हुई है, उसका जो एक जहां वो विस्तारवादी उसकी सोच है, वैसे वो आर्थिक विस्तारवाद को भी वो बढ़ावा देना चाह रहा है। चाहे वो आपके भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर लें, चाहे आप अफ्रीका की बात कर लें, या आप यूरोप वाली बात कर लें, तो कहीं पे भी उसका वो उसमें ये भारत को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मान के चल रहा है। अब जहां ये आर्थिक दृष्टि से अगर वो देख रहे हैं, तो भारत ये यात्रा है जो अप्रत्यक्ष रूप से वहां के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में एक नई कोई एक व्यवस्था खोज भी हो सकती है, या वहां कोई ऐसे चीजें की संभावनाओं की भी खोज हो सकती है जिससे ये प्रधानमंत्री की यात्रा को जोड़ा जा सकता है। तीसरा है कि इस वन बेल्ट और वन रोड के माध्यम से भारत को घेरने की जो ये योजना है, और भारत के आर्थिक लाभों में अड़चन पैदा करने की जो एक परोक्ष रूप से जो चीन की जो चाल है, उसको बैलेंस करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि वहां भारत भी कि जो चीन की जो पनडुब्बी के लिए जो उसने मना किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि भारत की सामरिक दृष्टि से ये ठीक नहीं है, और लंका ने उसका सम्मान भी किया जो उसको पनडुब्बी नहीं ठहरने दी उसने चीन, क्योंकि वो जो जहां मतलब क्या बंदरगाह का निर्माण किया है, वहां पूर्ववर्ती सरकार जो राजपक्षे की रही है, उसने 99 साल की लीज पे दे दिया उसे। तो ये आप 99 साल की लीज पे किसी को आप देते हैं, तो उसका मतलब स्वतः ही वो उसमें हक हो जाता है कि वो अपने कोई बंदरगाह में कोई मतलब जो भी है पनडुब्बी रुका है, जहाज दौड़े वगैरह ये। तो ये भी सत्य है कि भारत का मतलब जो व्यापारिक जो एक रूट है समुद्र के जरिए, उसमें मतलब भारत के भी हित जुड़े हुए हैं, और साथ साथ ही वो ही चाह रहा है कि भारत अभी तक तो चीन का मतलब इतना दखल नहीं है हिंद महासागर में, लेकिन जैसे ही ये मतलब क्या कहता है, अगर श्रीलंका एक ऐसी जगह पे है जहां मतलब क्या कहता है ना, जहां उसने अपना जो बिल्कुल तो दखल जो है श्रीलंका का बढ़ेगा, और वो उसी कोशिशों में लगा हुआ है। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आपने उठाया। लांबा साहब, आपकी तरफ में आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके की आक्रामक हमारी विदेश नीति होनी चाहिए और पड़ोसियों से जिस तरीके की हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, क्या माने कि प्रधानमंत्री और मोदी सरकार जो इसमें विफल हुई है, या और ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है? बिल्कुल दुर्गेश जी, असफल तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, और विदेश नीति की जब बात आती है तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पूरा देश एकजुट होना चाहिए। और श्रीलंका के मैटर की भी आज हम बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका से भी हमारे मित्रतापूर्वक संबंध रहे हैं, कभी ऐसे कटु संबंध नहीं रहे। जब लिट्टे की बात थी, तो लिट्टे के समाधान की भी जब बात आई, तो उसी जमाने में राजीव गांधी जी को इंटरवेन बनाया गया था, न कि किसी अन्य अमेरिका जैसे देश भी उस टाइम इंटरवेन कर सकते थे। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी को आज जिस प्रकार की विदेश नीति के लिए जिस प्रकार जितना एक्टिवली काम करना चाहिए, वो उस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस आज हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर है, तो कम से कम पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर तो बड़ी सजगता के साथ उनको काम करना चाहिए, और फालतू जो जुमलेबाजी देश में चल रही है उनसे दूर होना चाहिए। और प्रैक्टिकल जब तक काम नहीं करेंगे तब तक देश के आमजन का भला नहीं लेते हैं। जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगा, उनका बिल्कुल समर्थन है और उन्होंने कहा कि विदेश नीति जिस तरीके से काम करनी चाहिए बिल्कुल उस पर होना चाहिए, लेकिन जहां तक मसला आतंकवाद का है, हर मौके हर मंच पर प्रधानमंत्री इस बात को उठाते जरूर हैं, लेकिन अगर बात युवाओं की करें तो भारत सबसे युवा देश है, युवाओं की फौज है। कहीं न कहीं जिस तरीके से चाइना जो है वो पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने के लिए आर्थिक गलियारा बना रहा है, क्या ऐसा संभव नहीं है कि श्रीलंका और भारत के बीच में इस तरीके का कोई आर्थिक गलियारा बने? क्योंकि जितनी समानताएं भारत और श्रीलंका के बीच में है उसका फायदा उठाया जा सकता है।
दुर्गेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2014 से यदि आप पहले बात करें तो बेसिकली चाइना की जो इकोनॉमिक ताकत थी वो इतनी बड़ी थी, विश्व के अंदर इतनी बड़ी जबरदस्त थी कि आसपास देश जो है उसके बराबर नहीं थे। लोग ये कंपटीशन करने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई आदमी कंपीट भी कर पाएगा चाइना को। और आज जो हालात बने हैं उसके अंदर यदि किसी को डर है तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यदि आर्थिक प्रगति का देश है तो भारत है। और आज जो चाइना को सबसे बड़ा डर है वो डर इसी बात का है कि कहीं जो है भारत जो है इस चीज को कंपीट नहीं कर दे, कहीं ना कहीं कोई भारत जो है इकोनॉमिक दृष्टि से इन देशों के साथ मिलकर के ऐसा नहीं कर दे। और आज वहां लगातार जो है जिस तरीके से मैं कह रहा हूं आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, वहां की जो डिप्लोमेसी है उससे आज जिस तरीके से भारत का मैं कह रहा हूं नाम हुआ है, आज तक जो है मैं कह रहा हूं मैं कोई किसी उस पर नहीं कह रहा, मैं कोई आज विपक्ष को कोसना नहीं चाहता, लेकिन आज जो है देश का नाम जो है सिरमौर उसके ऊपर है। मैं किरोड़ जी की बात से और महेश जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जिस तरीके की होनी चाहिए थी, आज जिस तरीके के हालात हमारे पास में, हम उन जिन चीजों के हमारे पास में है उन सबका उपयोग करके, पर्याप्त उपयोग करके हम लगातार उनके ऊपर हैं। और आज न केवल पूरे विश्व में बल्कि आंतरिक रूप से और बाहर के रूप से लगातार दोनों में सामंजस्य बिठा करके भारत एक सुप्रीम पावर बनने को तैयार हो रहा है। इसी सुप्रीम पावर से घबरा करके कहीं ना कहीं चाइना जो है इतना डरा हुआ है, इतनी चीज से है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो दुश्मन देश हैं, जो हमारे जो पड़ोसी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर जो है बहलाता है। क्योंकि भारत का कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी देशों पर आक्रमण करें, हम किसी देशों पर कब्जा करें, हम किसी देशों के साथ करें। भारत हमेशा विश्व की शांति चाहता है, हमेशा भारत जो है विश्व का कल्याण चाहता है, हमेशा भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है सबका विकास जो है न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के साथ लेके चला जाता है। और उसी बात को जो है पूरे विश्व में रखा है और इस बात को कहीं ना कहीं जो है लोगों ने विश्वास किया है। आज जिस तरीके की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं आज सबसे बड़ा जो है अहम मुद्दा है, खुद किरोड़ जी ने कहा, महेश जी ने कहा कि ये बेसिकली जो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे बेसिकली कल्चरल दृष्टि से हो, चाहे बेसिकली इकोनॉमिक दृष्टि से हो, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो, ये सब बातें जो है मेरे ख्याल में आ रही है। मेरे ख्याल में एक सुखद अनुभव होगा और भारत जो है सिरमौर बनने के ऊपर है। विश्व गुरु की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हर व्यक्ति, हर भारतवासी चाहता है कि सिरमौर भारत बने। किरोड़ी सिंह साहब, एक कंक्लूजन के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से युवाओं की हमारे पास फोर्स है, हमारे पास जिस तरीके की टेक्नोलॉजी और लगातार हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसको हमने कोशिश करी, उनको एनकेश करने की कोशिश की है कि अभी हाल ही में हमने सार्क देशों का एक उपग्रह छोड़ा है ताकि इन देशों के अंदर जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें एक अच्छी जटिलता और भारत के प्रति जो एक विश्वास है वो पैदा हो। ये उस डिप्लोमेसी का ही हम एक पार्ट कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम श्रीलंका को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका तमिलों का श्रीलंका में है। वहां पर उसका हमको किस तरीके से हमको देखना चाहिए, उनके जो अधिकार हैं वहां पर उसको लेकर लगातार बातें उठती रहती है। और यही एक बड़ा विषय जो है वो भारत के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। कारण सीधे तौर पर जो सिंहली और जो वहां के जो रहने वाले तमिल हैं उनके बीच में जो एक सामंजस्यता की कमी है और एक उसका जो फायदा है वो पाकिस्तान समय समय पर उठाता रहा है। एक हवा भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भारत की जो हवा है वो वहां पर वो देता रहा है। तो क्या उसको लेकर एक बड़ी एक लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी के साथ भारत को काम करना चाहिए, एक आर्थिक गलियारा श्रीलंका के साथ बनाना चाहिए ताकि वहां पर हम उसको भी स्ट्रेंथन करें और हमारी इकोनॉमी भी उससे स्ट्रेंथन हो और इस तरीके का एक रिश्ता बने कि दूसरा बाहर का जो कोसों दूर बैठा हुआ चाइना है वो कोई बड़ी हरकत वहां पर ना कर सके, भारत विरोधी गतिविधियों को वहां पर कोशिश ना कर सके। देखिए दुर्गेश जी, मोदी जी की जो वर्तमान यात्रा है, जैसा आपने बताया कि हमारे छोटे पड़ोसी देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में विश्वास को मजबूत करना है, उसमें आपने सैटेलाइट का रेफरेंस भी दिया। तो इस यात्रा को देखें हमारे प्रधानमंत्री को, तो इसका भी यही उद्देश्य है। क्योंकि अब श्रीलंका के राष्ट्रपति एनडीए की सरकार आने के बाद 2 बार दिल्ली आ गए, वहां के प्रधानमंत्री 3 बार आ गए। तो फिर श्रीलंका सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री को वैसाखी सेलिब्रेशन में इनवाइट किया, तो उस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, जाना चाहिए। एक अच्छी पहल है, क्योंकि छोटे पड़ोसी देशों को यह विश्वास होगा कि हमारे को इतना महत्व दे रहे हैं जितना हम उनको महत्व देते हैं, हमारे को रिसिप्रोसिटी मिल रही है, हमारे को हमारा ध्यान रख रहे हैं एक बड़े भाई की तरह। तो ये तो अच्छी चीज है। इसके साथ आपने जो तमिल और सिंहलीज की बात की और पाकिस्तान की बात की, देखिए पाकिस्तान से हमारे होस्टाइल रिलेशन है। पाकिस्तान जहां भी भारत की कमजोरी दिखेगी उसका फायदा उठाएगा। ये अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक है।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जब पिछली यात्रा की तो जो श्रीलंका के तमिल हैं नॉर्थ श्रीलंका में उनको विजिट किया, और अब की बार गए तो जो सेंट्रल श्रीलंका में है गरीब मजदूर जो ब्रिटिश पीरियड में श्रीलंका गए प्लांटेशन सेक्टर में मजदूरी करते हैं, आज तक भारत का बड़ा नेता कोई उनको विश्वास जिताने के लिए या जीतने के लिए या उनसे सहानुभूति दिखाने कोई नहीं गया। सिर्फ महात्मा गांधी स्वतंत्रता से पहले एक बार गए थे वहां प्लांटेशन सेक्टर में उन मजदूरों से मुखातिब होने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब अगर प्रधानमंत्री वहां तमिल्स को गए हैं तो वो तमिल श्रीलंका सरकार है या जो सिंगलीज कम्युनिटी है उसके साथ सामंजस्य बना के रहेंगे, इससे ऐसा बनता है। हाँ, पाकिस्तान किस रूप में फायदा उठा सकता है ये एक अलग बात है। जहां तक आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, चाइना है अपने हम्बनटोटा में एक अपना इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात कर रहा है। श्रीलंका में वहां पे उस जमीन को अलॉटमेंट को लेके विरोध हो रहा है कि ये एग्रीकल्चरली फर्टाइल जमीन है, ये नहीं दी जानी चाहिए। अगर भारत कहीं इन्वेस्टमेंट करता है इंडस्ट्रियल जोन के रूप में तो अच्छा है। अभी जो ट्रिंकोमली में भारत का है, भारत का मुख्य जो इस समय उद्देश्य है वो जो ऑयल टैंक है, तेल पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे संबंधित है। तो भारत को भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट को हम कितना सेफ मांगेंगे और किस तरह से हम कॉरिडोर विकसित कर सकते हैं। एक यथार्थ हमें मान के चलना चाहिए कि चीन की आर्थिक शक्ति हमारे से, आर्थिक जो सामर्थ्य है वो हमारे से ज्यादा है, और चीन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक महाशक्ति बनना है, और जो सामरिक और सैनिक शक्ति जो एस्पिरेशन है वो सेकेंडरी चीज है। सबसे बड़ी है उनको आर्थिक महाशक्ति बनके अमेरिका को रिप्लेस करना है। तो चीन उस दिशा में बढ़ रहा है, और चीन जहां जहां भी इस बेल्ट और रोड को यूरोप तक ले जा रहा है वहां सब जगह कहीं न कहीं वो इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है। इससे चीन को दो फायदे हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, चाइनीज कंपनियां वहां काम करेंगी। चीन में पोल्यूशन कहीं बहुत ज्यादा है आजकल, पोल्यूशन को लेके बीजिंग में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो पोल्यूशन दूसरे देशों में ज्यादा होगा। तो चीन बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली अपना आर्थिक शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, तो कोशिश अब भारत को भी यहाँ पर यह करनी पड़ेगी। भारत में ये मान के जिस तरीके से चाइना अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है, अब भारत को भी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जो उसकी पहली पॉलिसी है कि नेबर फर्स्ट, उसके ऊपर कायम रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है इससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जरूर जा रहा है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड जो समिट होने वाली उससे पहले श्रीलंका में जाना कहीं न कहीं चीन के लिए एक बौखलाहट वाला विषय है, और श्रीलंका में जाके इस तरीके का दौरा करना कहीं न कहीं श्रीलंका को स्ट्रेंथन करना और भारत और श्रीलंका के रिश्तों को प्रगाढ़ता देना, ये एक बड़ा मोटिव है, क्योंकि गुडविल डिप्लोमेसी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। तो वहीं धार्मिक और पर्यटन के तौर पर और एक आर्थिक गलियारे के तौर पर भी भारत को पहल करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो हमारे पड़ोसियों के साथ जो हमारे प्रगाढ़ रिश्ते हैं वो बन पाएंगे, ताकि जो तीसरा जो देश है वो कम से कम भारत के खिलाफ उसको टूल की तरह यूज ना करें। तो फिलहाल आप सब हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए, बातचीत करिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।